हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्या गाना था, देर लगी लेकिन टाइप कोई गाना था, एक बॉलीवुड का। तो भाई देर हो गई। कोई एक्सक्यूज नहीं मेरे पास सिवाय इसके कि ऐसा होता है ना, every once in a while, you plan things in a way and then they turn out in another way. इस कोर्स के लिए somehow अंदर से ना वो बन नहीं रहा अभी तक, ऑनलाइन टीचिंग के साथ कनेक्शन। खैर, चलो कोई नहीं, देर हो गई, बट आई प्रॉमिस कि क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए वाली बात, कि इससे पहले वीडियो नहीं बना पा रहा था फॉर मल्टीपल रीजन। यार, तुम लोग भी एक अजीब प्रेशर से गुजर रहे हो, इसी तरह हम लोग भी एक अजीब प्रेशर से गुजर रहे हैं। जैसे तुम लोगों के साथ होता है, कोई कोर्स अच्छा जाता है, कोई कोर्स इतना अच्छा नहीं जाता। वैसे ही शायद हमारे साथ भी है, कोई कोर्स में जल्दी रिकॉर्डिंग हो गई है मुझसे, कुछ में नहीं हो रही। बट yeah, I'll try to make it up to you guys by trying to do it more often now. However, however absurd I find this whole exercise actually. Um, so इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर it's nothing to do with you guys. It has everything to do with how things have happened, have turned around. But enough of it. So finally, this lecture is there. Chapter 6. मुझे अच्छा लगा chapter 6. Chapter 6 में बहुत कुछ है जो अपने तौर पे बड़ा अच्छा पढ़ा जा सकता है। एंड शुरू में मुझे लगा कि यार अगेन वही ड्रैगिंग सा एक मामला है, बट आगे जाके इसने बड़ी कुछ प्यारी बातें की। तो आई थॉट कि मैं एक पहला जो है लेक्चर, वो तो आई डैश आउट आप लोग को दूं, पढ़ लो, सुन लो, और अगले लेक्चर में फिर मैं इसे रैप अप कर दूँ। तो आज तकरीबन हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर, ये 40 पेजेस बनते हैं, 28 पेजेस आज हो जाएंगे, बाकी फिर मैं बाद में करूँगा, यानी बाद से मुराद 1-2 दिन में। I'll try कि वीकेंड से पहले ये चैप्टर रैप अप कर दूँ। सो चैप्टर 6, पॉलिटिक्स ऑफ सिटीज, उस बारे में है। बेसिकली 2 पर्सपेक्टिव्स हैं इस चैप्टर में, जहाँ से बात शुरू करते हैं। एक अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसे कहते हैं, एक है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पहले इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सुन लो। वो किताब में उसने जाते जाते जिक्र किया है, क्योंकि उसने शिकागो स्कूल का रेफरेंस दिया है। एक साहब थे पार्क, और दूसरे साहब का नाम था, यार बड़ा मुश्किल सा नाम था, आगे जाके आएगा। These were 2 people जिसकी गाइडलाइन पर शिकागो शहर को बनाया गया था। शिकागो की खास बात ये थी कि इनका एक खास थ्योरी थी, वो थ्योरी थी इकोलॉजी की थ्योरी। वो थ्योरी ये कहती थी कि जैसे सोसाइटीज में नेचर में एक नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है, सोसाइटी में भी होना चाहिए, शहरों में भी होना चाहिए। तो ये बैलेंसिंग एक्ट है जो शहर खुद ब खुद करते रहते हैं। दे ग्रो इन बायोटिक रिलेशनशिप विद ईच अदर। पुअर भी होंगे शहर में और रिच भी होंगे शहर में, और खुद ही वक्त के साथ साथ जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो जिंदा रह जाएगा। शहर एक खास पैटर्न पे डेवलप करना शुरू कर देगा। पॉलिटिक्स में, इसमें अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी वालों ने ये कहा, अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है विदिन सोशियोलॉजी, विदिन अर्बन सोशियोलॉजी, जिन्होंने इस व्यू को काफी रिजेक्ट किया। इन्होंने जो सेग्रीगेशन है, ये जो सेंस ऑफ एक्सक्लूशन है, इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव मुताबिक वो स्ट्रक्चर का गिवन पार्ट है। दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, एंड उसको इन्होंने चैलेंज किया, क्वेश्चन किया, प्रॉब्लमेटाइज किया, because what was happening was that the interest groups who were in power were taking refuge behind the thesis of natural growth. So the people of political economy decoupled this whole philosophy of natural growth. इनके ख्याल में natural growth कुछ नहीं है। असल में ये हो रहा है कि priorities that people set in a capitalist mode, in a capitalist cities, capitalist societies, the value of the economy of money becomes so much bigger that all the energies of the city or state resources keep going into the hands of those who could afford it. तो अब ये इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि शहरों को ऐसा नहीं होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए था। तो अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी के लोगों ने कहा, जब बाकी शहरों को देखा, दैट वाइड अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ actually grew out of concentric zone hypothesis, the segregation of poor African American in the inner city ghettos. हुआ ये कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी अमेरिका में, शिकागो में, बाकी जगहों पर, तो
जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी जो आबादियां थी वो ज़्यादा से ज़्यादा शहरों के बाहर मुंतकिल होंगी, उनके वहाँ सुकून था, वही गार्डन सिटी मॉडल जो पीछे भी बात हुई थी। लेकिन जो स्टेट रिसोर्सेज थे वो इन इंटरेस्ट ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने में, इनकी हाउसिंग, इनकी वाटर, इनके लाइटिंग, इन सारी चीज़ों में तो जाते रहे। लेकिन एट द सेम टाइम जो पुअर नेबरहुड, स्पेशली अमेरिका में पुअर अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, इनके यहाँ जो हाउसिंग थी दैट टर्न्ड इनटू ghettos, into those sort of filthy state, ill, क्या कहेंगे, ill advised, ill planned, neglected areas of residence. किताब में मिसालें उसने दी हैं, काफ़ी लंबी डिटेल में गया है वो क्या हो रहा है, वो आप देख लेना। लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी वालों ने इस बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई that what is happening is not natural, it's a creation of certain policies that seep into the development of a city. So basically, the fault line, in my view, lies that according to ecological theory, the land patterning is impersonal and unconscious, even biotic or subcultural, which is wrong. Because what happens is neither of that was impersonal. It was designed personally in the favor of few, consciously in the favor of few, and also it favored a certain kind of cultural practices that were more money driven. अच्छा, तो एक मिनट में मुझे आई गॉट टू टेक्स्ट बैक यार, ये नहीं आ रहा। अच्छा जी, सो बेसिक बात समझने की है दैट पॉलिटिकल इकोनॉमी वाले लोगों ने समझाया कि दैट अर्बनाइजेशन इज इनहेरेंटली एन अनइक्वल प्रैक्टिस, that social, economic, and political factors are key factors, that the city must be understood within the context of social structures and processes of change that benefit some at the expense of others. Now, this became the basic hypothesis of urban political economy. People, they made the policymakers, the city planners realize that what they call ecological approach, it's not ecological, it's politicized. Every action that they do, every decision that they make has a political dimension to it, and that favors only a certain segment of the society, and disfavoring the other segment of the society. ये बात होनी शुरू हुई 60-70s में, theory develop हुई urban political economy की, then political economy in itself became a very big discipline, and it went on. So one could see that here already the undertones of Marxism are evident when Marx talks about that how the economic model actually shapes the social institutions. Urban political economy becomes a perfect example. By the way, Engels was already working on those lines back in his day, along with Marx. Marx ने खुद तो शायद अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी, अर्बन अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में कुछ खास नहीं लिखा, एंगल्स ने जरूर लिखा। मैनचेस्टर सिटी की डेवलपमेंट को उसने देखा और इस सेग्रीगेशन को ऑलरेडी उसने पिन पॉइंट किया बैक इन लेट 19th century. So one could see that those undertones are still present in this theory. So what happens is that urban ecological model sees competition as the key. Therefore, the more powerful groups have access to better land and facilities. Now, this cannot be nature's balancing act. They would call it a nature's balancing act based on their understanding of society as an arena of competition, where survival of the fittest becomes the notion. Whereas the problem here lies that not all, even if we call it a competition, not all are standing at the same start line. Hence, they cannot compete. Hence, it could not be called a competition. It could be called a competition if everybody was standing at the same start line and then there was the same finish line. So when there's a difference between the start line, some is starting at zeros, others are already starting at 100 or 10,000, then that could not be called a nature's balancing act. इस पे जो सबसे पहले सामने उनका नाम था मैनुअल कास्टेल. कास्टेल इज अ बिग नेम इन अर्बन थ्योरी. इन्होंने काफी काम किया. ये बेसिकली अर्बन पॉलिटिकल
इकोनॉमी के साहब है, इन्होंने पोज किया इस आइडिया को, एंड ही शोज दैट द रोल ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ सिटीज, as he says that space has always been connected to the state. Land, use, space, ये सारी की सारी terms has a certain connotation, hidden dimension that state owns most of these properties. Then comes another prominent, eminent thinker, मेरे ख्याल में जिनका नाम है David Harvey. David Harvey is a very famous political theorist as well, but yeah, urban geographer भी नहीं कहना चाहिए, urban sociologist कह लीजिए. Harvey's main stake lies in understanding city planning or city space planning through Marxist lens. He is a Marxist to much of his has been a Marxist much of his career. And he studied two cities basically. Baltimore was his basic case study. Baltimore is a city where he sort of lived most of his life, and he moved to John Hopkins. I guess अभी भी John Hopkins नहीं है, शायद अब हार्वर्ड में मूव कर गए हैं. अच्छा आदमी है, इनको जिन लोगों को खुद थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आपकी क्लास में कुछ ऐसे दोस्त हैं, शागिर्द हैं जो बहुत इंटरेस्टेड हैं इन सर्टेन टॉपिक्स. आई एम रेफरिंग टू पीपल जो अर्बन सोशियोलॉजी पे कुछ अपनी रिसर्च भी कर चुके हैं, काम भी करना चाहते हैं, तो आप डेविड हार्वी के काम को जरूर देखिएगा. डेविड हार्वी का काम बड़ा इंपॉर्टेंट काम है टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव. Now Harvey says that it's a pity that contemporary geographers have looked to Brooks, Brooks उसका नाम था जी, जो अर्बन इकोलॉजी के लोग थे, to Brooks and Park rather than to Ingalls for their inspiration. So हुआ ये कि अमेरिकन जब सीन ऑन हो रहा था, बल्टीमोर की प्लानिंग शुरू हुई थी, 60s की बात है, 70s की. बल्टीमोर वाज अ डाइंग सिटी, उसको मैं एक मिनट में जाता हूँ. तो he was sort of pinpointing the difference that there are key giants, but he's wondering why people have not looked at Ingalls' work, Friedrich Engels, Marx wala Engels, other than they looked at Brooks or Park's work, the people who formed the Chicago School of Thought, which was urban ecological perspective. So इसको वो जरा क्वेश्चन करने की कोशिश करें. So basically, he says that this thing we call space, it's a socially constructed phenomenon. It's not a given. It does not exist. Any space does not exist out there, but rather people give it a cultural interpretation. I mean, I guess we have talked about this in our class to a fairly good extent, how space itself is an empty signifier, and what it refers to is that the people who use it in a different, it varies from context to context depending on the connotations that people give it. So this was how Harvey was coming back to urban or criticizing the urban ecological model. So rejecting urban ecology, he asserted that space should be seen as a scarce resource that is distributed not by natural ecological processes, but rather by outcomes based on economic and political conflict and competitive processes. And Harvey's perspective emphasizes the importance of profit as a key factor in the determination of the physical form of the built environment of cities. So हुआ ये, over the period of time, the capitalist mode of production made it sort of a necessary thing for people to see as profit gaining the main core value of their life. That was the leitmotif that was running, or discourse that was running across or beneath the surface of simple transactions. To boil it down, to simplify it, what I'm trying to say is that became a key indicator in the planning of cities, and the groups or the interest groups who were in power, who were deemed as powerful, their need of development came before the others. And that kind of inequality shows how this model is already based on the principles of exclusion, on the principles of segregation. And that's why you see many metropolis like New York or very other cities have very big uptown boulevard types structures, downtowns, and then ghettos. So that was what Harvey was saying by pointing out that the emphasis and the importance of property as a key factor in the determination of the physical form of the built environment of cities could cause unequal development of the cities. अब इससे पहले कि मैं अगली स्लाइड पे जाऊँ, यहाँ पर इसने दो बहुत अच्छे शहरों का जिक्र किया है, बाल्टीमोर का और एलए का.
अब यार उसकी मैं स्लाइड्स क्या बनाता, मैंने कहा कि आप लोग पढ़ लेना, तो आई वांट टू एम्फसाइज हियर कि हार्वी की बात करते हुए बाल्टीमोर की डेवलपमेंट में जरूर पढ़ना। तो कहानी है, तो मैंने कहा मैं कहानी नहीं सुनाता, कहानी आप लोग पढ़िएगा। सिंपल बता देता हूँ कि असल में बाल्टीमोर की प्लानिंग में हुआ ये दैट बाल्टीमोर वाज बिकमिंग अ डाइंग सिटी इन द 60s, लेट 60s, एंड द सिटी वाज ट्राइंग टू sort of build it up. अब हुआ ये कि बाल्टीमोर का एक इनर सिटी हब था, जिसको इनर वो उसकी कह लो हार्बर, जिसको इट वाज अ पोर्ट सिटी। तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर गिवन टू मेक इट अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। अगेन द फैक्टर दैट कम्स इन दैट प्रॉफिट थिंग ना, हाउ कुड सिटी बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो उसके लिए 200 मिलियन प्लस की शायद कोई ग्रांट दे दी। Whereas 2 kilometers away from that inner harbor was what we called East, what they called East Baltimore. That was a poor neighborhood and was in a dire need of reconstruction. And 50 million grant was approved, and even that was not given. Now that's where Harvey brings in the perspective कि देखो शहर के लोगों को जिनको जरूरत है पैसों की, जिन पर पैसे लगने चाहिए उन पर पैसे नहीं लग रहे, क्योंकि उससे स्टेट को कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा। Whereas state is busy in building stadiums, even building hotels, एक बहुत बड़े होटल का जिक्र हुआ है इसमें। It was a mega project, 200 million plus कितने का, कि एक स्टेट यानी सिटी जो है वो एक सिटी अपनी टैक्स पेयर की मनी से टैक्स पेयर्स को कुछ नहीं बना के दे रहा, बट एक बहुत बड़ा होटल खड़े करने जा रहा है, क्योंकि उससे ये लगता है उसे प्रॉफिट बढ़ाएगा, सिटी में टूरिज्म बहुत होगा, लोग बहुत से आ जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। पॉइंट बीइंग कि अगेन इंटरेस्ट ग्रुप की बात हो रही है। बाल्टीमोर की डेवलपमेंट में भी सबसे पहले जो बात सामने आती है कि सिटी बिकम्स अ पार्टी इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग न्यूट्रल एंड डीलिंग इट्स सिटीजन रादर प्लानर्स dealing with its population. It actually promoted a certain view of Baltimore, जो कि जाहिर है ऊपर से बहुत खूबसूरत नजर आए। जो लोग इनर हार्बर के इलाके में आए वो देखेंगे बहुत प्यारा सिटी है। Just 2 kilometers away, it's another tale. The same happens with all the big cities, London, Paris, New York, blah blah blah, जितने बड़े नाम लेने ले लो, सब में ऐसे है कि स्टेट खास एरियाज को तो हमेशा लश पश ग्रीन रखती है टूरिस्ट के लिए। लोग जाके बहुत तस्वीरें खिंचवाते हैं वहाँ, सेल्फी मोड ऑन ठा ठा। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं और शहर के लोगों से बात करते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के अलावा जैसे ही आपको बात पता लगता है देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट आर रॉन्ग विद दैट सिटी। तो हार्वी इस बात की तरफ हमारा इशारा करता है that how is it possible that these two things exist together. It makes it impossible to exist and questions us how the politics of the city or the political systems uh, play a major role in the planning of the city. So hence urban sociology is not an apolitical or depolitical activity. It has a lot to do with the way this whole thing works. हमारे यहाँ सबसे इसकी मजे की मिसाल मिलती है मेट्रो प्रोजेक्ट या ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट, जिसकी यकीनन जरूरत थी। आई डोंट एग्री कि इसकी जरूरत नहीं है। मास ट्रांजिट या मास transportation is the need of the hour. At the same time, the question is that the उसकी पीछे मोटिव क्या था। तो एक बहुत सिंपल मोटिव नजर आता है। शहबाज शरीफ साहब को ये चाहिए था कि पीपल वुड से कि इसकी कोई लेगेसी जो है ये बहुत ज्यादा विजिबल किस्म की हो। एजुकेशन पे पैसे लगाए नजर नहीं आएंगे, अस्पतालों पे पैसे लगाओगे वो मशहूरी नहीं होगी। मुझे एक मेगा जाइगेंटिक हमंगस, मैं क्या उसे कहूँ, मतलब मॉन्स्टर्स का प्रोजेक्ट कर दिया, लाहौर शहर की तबाही फेर दी। बट क्यों? क्योंकि उसमें उसके ख्याल में एक वोट बैंक वाला मसला भी था कि पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इट actually overpowered his decision to go for that multi-billion dollar project and forsake development of education or health in that sense. लेकिन ये जाहिर है, मैंने एक मिनट पहले कहा कि पाकिस्तान का हाल नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। ये कोरोना क्राइसिस में देख लो, अब लोगों को समझ आ रही है कि यार क्या होता रहा है सारे इस अरसे में, इस मॉडल में। मेरा अपना मानना है कि वक्त के साथ साथ दिस कोरोना क्राइसिस इज गोइंग टू sort of unearth a lot of fault lines in our systems worldwide. So yeah, this thing is going to change the way we think. I mean, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पूरी दुनिया में टेंस की तादाद ज्यादा है, अमेरिका जैसा शहर, अमेरिका जैसी कंट्री अपने घुटनों पे आ गई क्योंकि उनके पास इनफ वेंटिलेटर नहीं। सो या दिस विल मेक पीपल रीथिंक। इवन सिटीज जैसे प्लान होते हैं, उसकी पॉलिसीज जैसे बनती रही हैं, उसकी भी एक रीथिंकिंग शुरू हो जाएगी आने वाले कुछ महीनों में, कुछ
आई वुड से इन अ ईयर और सो। वो एक और कहानी है, वो आई कीप थिंकिंग कि भाई इसके बाद होने क्या वाला है, तो अगर कभी दिल हुआ तो फिर कभी शेयर करेंगे आपसे, इफ आई यू गाइस आर इंटरेस्टेड। सो बट लिंकिंग इट विद आवर डिबेट, सो दैट्स हाउ बल्टीमोर वाली एग्जांपल पढ़ना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो बहुत मजेदार एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है एलए की। एलए आप लोगों को पता है, लॉस एंजल्स वन ऑफ द बिग अमेरिकन सिटीज, बड़ी फूंक फां है इसकी, बड़ी वो है, आई डोंट नो यार, अपील, हॉलीवुड वगैरह भी यहाँ पर है, और भी बहुत कुछ है। बट एलए की डेवलपमेंट में बहुत सी चीज़ों का हाथ है। एलए की डेवलपमेंट सबसे बड़ी जो चीज़ है, इसको सिटी ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है, इन द सेंस कि ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी की एग्जाम्पल है, पोस्ट मॉडर्न सिटी की एग्जाम्पल है। इसमें मैं एक मिनट में आता हूँ, लेकिन आपकी किताब वाला 6 मॉडल्स डिस्कस करते हैं कि इसको किस किस तरह से देखा जा सकता है। पहले देखा जा सकता है, वो बात करते हैं एज सिटीज की, सिटीज दैट, अब जो कंसेंट्रिक मॉडल था वो ये था कि शहर का जो सीबीडी है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सेंटर में होगा, चीजें उसके गिर्द कंसेंटर्स, यानी सेंटर में वो है, इन सर्कल उसके इर्द गिर्द एक्सपैंड करते जाएंगे, ठीक है। तो वो कंसेंट्रिक मॉडल था, लेकिन वो अमेरिका से शुरू हुआ था, वो गार्डन सिटी वाला सम एक्सटेंट। बट अब एलए की प्लानिंग में ये हुआ कि डिफरेंट सबर्ब्स बने इन द डिफरेंट जोन्स ना। तो एलए के इर्द गिर्द बहुत से एज सिटीज हैं दैट कनेक्ट टू एलए। और जैसे इसकी मिसाल मैं यूं लेता हूँ कि लाहौर के एज सिटीज भी रायवंड अपनी आइडेंटिटी रखता था, लेकिन आज वो लाहौर का एक एज सिटी बन गया। काना काछा, आपके जो जहाँ पर ये मेट्रो लाइन खत्म होती है, सत्तू कतला, उसके साथ वाला शहर था जिसकी आज से 10-15 साल पहले एक अपनी एग्जिस्टेंस थी, अब वो लेकिन लाहौर का हिस्सा बन गया, एज सिटी बन गया, शाहदरा एटसेट्रा। पॉइंट बीइंग कि ये था डिसेंट्रलाइज मॉडल ऑफ ग्रोथ ऑफ सिटीज। इसमें शहर का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सिर्फ शहर में नहीं रह गया, और शहर उस एक पोरस पोरस कह रहा हूँ, वॉल्ड किस्म की एग्जांपल नहीं है, जैसे कि ओल्ड लाहौर नजर आता वॉल्ड सिटी था, पहले वॉल्ड सिटीज हुआ करती थी, यानी बाकायदा बाउंड्रीज थी, अब बाउंड्रीज पोरस हैं, और देयर आर एजेस ऑफ द सिटीज दैट आर सिटीज इन देमसेल्व्स। दैट हैपेंस इन एलए टू मच एक्सटेंट। दूसरी है प्राइवेटोपिया का कॉन्सेप्ट, बहुत मशहूर हुआ एलए में बहुत ज्यादा है, which is like gated community structures. इसमें जो डियर और फ्लस्टी हैं, ये दो रिसर्चर्स हैं, they view them as essentially being undemocratic and anti-community because they are based on exclusion, control, and non-participation in the larger surrounding municipalities. Guys, I cannot emphasize in any more. In our context, I do not need to explain it, but look at Bahria Town and other such mega societies. What actually they do is that they are actually based on certain socioeconomic class barriers, certain kind of gentrification of city उसमें नजर आती है। इस वाले बेरी टाउन की, लाहौर के बेरी टाउन की इंटरेस्टिंग मिसाल ये कि इसके दरमियान 2-3 गांव आते थे। अब जब इन्होंने हर तरफ से गेट कर लिया, तो गांव बिल्कुल बेरी टाउन के दरमियान में, एक दो हैं यहाँ पर अभी भी, और गांव वाले चीखे पुकारे क्योंकि उन्होंने आने जाने के रास्ते सारे बंद कर दिए। They didn't have literally any access to land. वो ऊपर से मुड़ के आना पड़ता था। कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट में ये लोग केस जीते, फिर उन्होंने एक दीवार तो कर दी है उस गांव को, लेकिन एक छोटा सा, मतलब जिसमें से एक गाड़ी गुजर जाए, या मोटरसाइकिल गुजर जाए, या साइकिल गुजर जाए, उतनी एंट्रेंस दी है कि बाहर से नजर ना आए सच की ये बड़े टाउन के अंदर एग्जिस्ट करती है। पॉइंट कि ये प्राइवेट टोपिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एलए में भी है, इसको दुनिया में कॉपी भी किया गया, कि वो जो कह लो गेटेड कम्युनिटीज, अब तो हमें हर जगह लोन नजर आता है ना, या बड़े शहरों में डीएचए की यही मिसाल है। डीएचए इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ प्राइवेट टोपिया, a segregated, excluded community, a devoid kind of a space, very sort of planned in itself, बट जो शहर की नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि खास क्लास के लोग उसमें रहते हैं। देयर इज नो डाइवर्सिफिकेशन इन दैट सेंस। तीसरा जिस तरह से एलए को देखा जाता है उसको कहते हैं कल्चर ऑफ हेट्रोप्लस। हेट्रोप्लस यानी डाइवर्स, whereas at the same time वो बहुत ज्यादा वो है, उसमें गेटेड कम्युनिटीज है, but at the same time there are colonies, there is southern जो एलए है, that is very much unequally distributed among different sections communities of the city. हेट्रोप्लस की एक मिसाल है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन भी कभी कभी नजर आती है। सिटी एज अ थीम पार्क चौथा पर्सपेक्टिव है कि अगर आप देखो तो हॉलीवुड का पूरा जो सिलसिला है, या और जो मामलात हैं, डिज्नीलैंड है वहाँ पे शायद, ये सब हमें बताती हैं कि इस सिटी को एक थीम पार्क के तौर पर बिल्ड कर दिया गया, इन द सेंस कि इट इज एट द सेम टाइम रियल एंड नॉट रियल, प्रेजेंट एंड नॉट प्रेजेंट।
तो लोग शायद इसलिए भी जाते हैं कि वो आम शहरों से डिफरेंट शहर है क्योंकि बाकी जगहों जैसी बातें वहाँ नहीं है। एट द सेम टाइम वो इतना डिफरेंट है कि उसमें शहर जैसी कोई बात नजर ना आती, वो थीम पार्क लगे हुए उनको। तो ये वो डिफरेंट वेज हैं जिस तरह हम एलए को देख सकते हैं। फिर फोर्डिस्ट एंड पोस्ट फोर्डिस्ट सिटीज की बात हुई। फोर्ड, हेनरी फोर्ड भाईजान, ये फोर्ड फैक्ट्री वाले फोर्ड साहब हैं जो अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन की द एपिटोम ऑफ इंडस्ट्रियल पीरियड इज लिंक्ड विद द फोर्ड इंडस्ट्री। और एलए को बहुत हद तक एक पोस्ट फोर्डिस्ट सिटी कहा जाता है, यानी ऐसा सिटी जिसकी बेसिस अमेरिकन इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में नहीं है बल्कि पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड में है। यानी वो शहर है जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल है, बहुत ज़्यादा आईटी फर्म्स हैं। सो पॉइंट बीइंग कि ये सिटी की वो ग्रोथ भी हमें दिखाते हैं। फोर्टिफाइड सिटी मैंने पहले बता दिया है, फोर्टिफाइड है ये सिटी, यानी इट्स मोर लाइक अ कासल विदिन वो कहते हैं ना स्टेट विदिन अ स्टेट, इट्स अ सिटी विदिन अ सिटी काइंड ऑफ अ मॉडल. So there are gated residential developments and shopping malls are fortified, and high-tech policing methods are employed for the sake of security. The outcome of for DEAR is that in the consequent carceral city, the working poor and destitutes are specially sequestered on the main streets and excluded from the affluent forbidden cities through security by design. भाई कैन नॉट एम्फसाइज इट एनी मोर, ये क्लासिक एग्जांपल है एक्सक्लूजन की। हमारे इर्द गिर्द बहुत आम है, यू गाइस कैन सी इट ऑल अलोंग। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आई डोंट नो यू गाइस नो इट और नॉट, कि माल रोड पर लाहौर में चिंची रिक्शा नहीं चल सकता। आपको कभी चिंची रिक्शा, इसमें इस शहर की 80 में से 40 लाख 50 लाख आबादी रोजाना सफर करती होगी, इन वन वे और दी अदर, माल रोड पे नहीं चल सकता क्योंकि वो जो उसके इर्द गिर्द का वो सारा जो स्ट्रक्चर है, स्टेट का ख्याल है, सिटी वालों का ख्याल है कि उसके लिए अच्छी बात नहीं, माल लूट की अपनी लेगेसी है और वहां पर चिंची रिश्ता बुरा लगता है चलता हो, एज इफ बाकी सारे शहरों में लगता है। तो वो वहां पर हमें एक्सक्लूजन सेग्रीगेशन नजर आती है। सोसाइटीज में तो भरी पड़ी हैं भाई ऐसी मिसालें। अब मैं क्या एम्फसाइज करूँ कि ये वो मॉडल है जो हमारे यहाँ भी नजर आते हैं, एक्सक्लूजनरी मॉडल। देन पॉलिटिक्स ऑफ नेचर, बहुत इसमें में भी दुनिया में भी शोध पड़ा हुआ है कि नेचर के साथ शहर का क्या ताल्लुक होना चाहिए। उसमें बहुत से मसाइल हैं, डिफॉरेस्टेशन वाला मामला है, पॉल्यूशन बहुत बड़ा मसला है। एलए में एक्टिविस्ट भी अपनी इसे का रोल प्ले कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम शहर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत से लोग बाहर से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वहाँ पर जिनके इंटरेस्ट हैं वहाँ पर, दे आर एक्सपेंडिंग लाइक हेल, एंड जाहिर है इस सबका इट इज टेकिंग इट्स टोल ऑन नेचर, on the natural environment. अब आते हैं द मजेदार बिट ऑफ दिस चैप्टर, ये तो हो गया कि शहरों को अब इसके बाद इसने ये किया कि खास फिलोसॉफिकल एंगल में शहरों की ग्रोथ को लेकर ये एक खास फिलोसॉफिकल एंगल में बड़े पर्सपेक्टिव में चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा कि वो गर्मी में कोशिश किया तो मुझ पर भी लाजिम है कि मैं वो कोशिश करूँ। सो उस सिलसिले में ये पढ़ाते हैं हमें कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और अर्बन ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल अर्बनाइजेशन का आपस में क्या। देखो भाई, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी सोशल थ्योरी की एक बेसिक थ्योरी आई आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, इट्स हैज बीन वेरी इन्फ्लुएंशियल। हमारे सदर अयूब साहब इसके बहुत बड़े फैन थे। उस दौर में 1960s में बहुत से लोग मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के मानने वाले थे। ये थ्योरी क्या है, किताब में अच्छा लिखा है, मैं अपने जुबान में कुछ बातें कर दूंगा क्योंकि दिस इज आल्सो द फील्ड आई काइंड ऑफ वर्क इन, डेवलपमेंट, पोस्ट डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग, अभी जाके जाके आएगा डेवलपमेंट। पॉइंट बीइंग कि ये एक खास सोशल थ्योरी करंट्स थे जिन्होंने शेप किया द वे वी थिंक अबाउट सोसाइटी, और फिर उसके अंदर ये बात करेगा कि उसमें अर्बन प्लानिंग में क्या कुछ हो। सो बेसिक टेनेंट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पढ़ लो, देख लो कि इज एन आउटग्रो ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। देखो स्ट्रक्चर फंक्शनल पर्सपेक्टिव, आई डोंट नीड टू गो एंड डिटेल, आप में से अक्सर लोग बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं इस मामले में, but basically look at it through the angle of institution, society as a amalgamation or conglomeration of different structures with specific functions that form those institutions, like family, like marriage, like culture, like bureaucracy, like law, like judiciary, like blah blah. And in the same essence, इसी तरह एक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने भी इन चीजों को ऐसे एक स्ट्रक्चर्स के तौर पे देखा। हाइपोथेसिस ये था कि जिस तरह मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में फर्क है। मॉडर्निटी वही है वो जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट से और क्या कहेंगे एज ऑफ रीजन से रिलेटेड बात है, 18th सेंचुरी फिलोसफीज का जिक्र है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज
मिलती भी है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट भी है। ये 1950s ऑनवर्ड 60s 70s में दुनिया में बड़ी इन रही, हिप रही, पॉप रही। बेसिक इसका टैलेंट ये था कि एक रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। अब रिक्शे से ट्रक तक का सफर है कि रिक्शा बड़ा होगा अगर फर्ज करो तो 3 पहियों वाली सवारी या 4 पहियों वाली गाड़ी बन जाएगा। आई डोंट नो, मेहरान बड़ी होगी तो टोयोटा करोला बन जाएगी, वो बड़ी होगी तो BMW बन जाएगी, साइज उससे बड़ा कर लोगे तो BRV बन जाएगी, उससे बड़े कर लोगे तो कोई डंपर बन जाएगा, उससे बड़ा कर लोगे तो कोई लोडिंग व्हीकल बन जाएगी, उससे बड़े कर लोगे तो ट्रक बन जाएगा। तो एक लीनियर डेवलपमेंट ऑफ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट नजर आता है। ये थ्योरी पैदा हुई इन 50s एंड 60s और उस वक्त का ख्याल ये था कि उस वक्त का वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका डेवलप हो गए हैं, पूरी दुनिया ने भी मॉडर्न होना है। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की बेसिक टेनेट्स ये हैं कि जिस तरह हमने डेवलपमेंट की है दुनिया में, सबको हमारी तरह डेवलप होना है। अगर लोगों को डेवलप होना है तो अंडर डेवलप नेशंस को मॉडर्न होना पड़ेगा। मॉडर्न वो कैसे होंगी? जब उनमें सेकुलर थॉट्स होंगे, रिलीजन नाम की कोई बात नहीं होगी, जब उनमें फैमिली स्ट्रक्चर लूज होगा, इतना टाइट नहीं होगा जितना जगहों पर है। यानी इनका ख्याल ये था कि हर वो चीज जो हुई है, पॉजिटिविस्ट थिंकिंग कह लो, कि हर वो चीज जो अमेरिका में हुई है वही आखिरी मंजिल है, सबने यहाँ तक पहुंचना है। अंडर डेवलप्ड नेशन समझता ये है कि जब तो जितनी जल्दी वो बात रियलाइज कर लेंगे डेवलपिंग नेशंस, उतनी जल्दी वो हमारी आइडिया ऑफ गुड लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की ये जो बात थी, इन्होंने फिर यही बात जब ग्लोबल अर्बनाइजेशन के थ्रू की, तो जिस तरह के अमेरिकन सिटीज हैं, दुनिया के सारे शहरों में ऐसा बनना पड़ेगा, तभी जाके ये मतलब बड़े आदमी बनेंगे ना। तो मतलब इस पे आते हैं एक मिनट में कि इसके साथ मसला क्या था इससे। दूसरी जो बहुत मजे की बात है, ये है मेरी फील्ड ऑफ इंक्वायरी, अपने तौर पर पर्सनली भी मैं देखता हूँ, काम करता हूँ इसमें, डेवलपमेंट थ्योरी। या डेवलपमेंट थ्योरी ना सोशियोलॉजी में पूरा एक सब्जेक्ट है, बल्कि डेवलपमेंट स्टडीज पूरा एक डिसिप्लिन है विद इन सोशियोलॉजी इन वर्ल्ड ओवर। जाहिर है उसको एक दो स्लाइड में बंद करना मुश्किल है, बट चलें जितना इसने किया उतना मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूँ। देखो, हेनरी ट्रूमैन एक साहब थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट, हु वाज प्रेसिडेंट इन 1949। ट्रूमन्स एड्रेस पढ़ें अगर आप, उस वक्त उसने यूएन को, यूनिफॉर्म यूएन को एड्रेस किया था। पॉइंट 4 है शायद उसकी स्पीच का, जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया दो धड़ों में दायरे बटी हुई थी, एक साइड पे कम्युनिस्ट आ गए थे, एक साइड पे ये थे। तो एक बड़ी क्लियर एग्जांपल है ये दुनिया को देता है कि हम डेवलप हो गए हैं। देयर इज दिस सेंस ऑफ एरोगेंस, सेंस ऑफ सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट इन द अमेरिकन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो दुनिया को डेवलप होने के लिए हमारी बातें माननी पड़ेंगी। Which was growth-based development of the country is also known as Homo economicus model. यानी कहने का मतलब ये है कि money became that value economy and that too in a certain capitalist mode of economy। इनके ख्याल में डेवलपमेंट की इसी बात में, तो बट चूरन था जो इन्होंने बेचा दुनिया को कि डेवलप होना है तो हमारी तरह डेवलप हो। डेवलपमेंट के खास आइडिया है, वही जो आइडिया ऑफ गुड लाइफ है कि इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फोकस किया जाए, और इकोनॉमी में भी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी को। डेवलपमेंट थ्योरी अभी भी दुनिया में राइज है। ये जो यूएन है, आईएमएफ है, यूएन सॉरी कह रहा हूँ, आईएमएफ है, ये दूसरा वर्ल्ड बैंक है, ये इसी के ऑफशूट्स थे, इसी थ्योरी की खास मैनिफेस्टेशन के लिए बने हुए इदारे थे जो इस मॉडल को सस्टेन करने के लिए बनाए। So basically modernization theory made the basic assumption that असल में जो modernization theory थी वो development theory की आप एक अलग offshoot है। So modernization theory made the basic assumption that the model for development is that which occurred in Western Europe and the US after the industrial revolution. So basic idea ये था कि किसी भी मुल्क को तरक्की करनी है तो सिंपल है फार्मूला, सबसे पहले अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाओ, जैसे इंडस्ट्री लगेगी ज्यादा से ज्यादा आपके मुल्क में चीजें पैदा होंगी, वो चीजें एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो को जरा कम रखो, जितनी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी इंपोर्ट कम होगी, उतनी आप तरक्की करोगी, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्लाह। अब कहने को ये मॉडल ठीक है, लेकिन इस मॉडल में बहुत से मसले थे जो मैं 1 मिनट में आगे जाकर बताता हूँ। पॉइंट समझ आ गया? बेसिकली आज तक हम इसी बात को मानते आ रहे हैं कि हमने बड़े होना है तो बड़े होकर अमेरिका ही बनना है, जिस तरह रक्षे ने बड़े होकर ट्रक बनना होता है, हमारा ख्वाब ये है कि हमने बड़ा होकर अमेरिका बनना है। ये डेवलपमेंट थ्योरी की क्रूडेस्ट सादा तीन मिसाल कि ग्रोथ का या डेवलपमेंट का एक ही मॉडल है, वही है जिस तरह अमेरिका ने किया है, हम भी वही करेंगे तो बड़े आदमी बनेंगे। इसमें मसले क्या है वो मैं एक मिनट में आता हूँ उस पर। तो बेसिकली समझ जाओ कि डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट इन अ सर्टेन एंगल, in a certain direction, in a certain way, under certain conditions,
तुम लोग देखो तो पिछले पूरे 50-60 साल में जो दुनिया में वॉर्स हुई है जिसमें अमेरिका डायरेक्ट पार्टी रहा है, वो इसी मॉडल को किसी ना किसी तरह बचाने की कोशिश नहीं है, इसकी एक्सटेंशन की कोशिश। कामयाब हुए नाकाम हुए, वो अपनी बहस है, इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, वियतनाम में इन्होंने क्या किया, वो एक और कहानी है, अफगानिस्तान में क्या हुआ। कहने का मतलब है पिछले 70-80 साल की तारीख लगता है कि इसी थ्योरी के गिर्द घुमाई जा रही है, ये घूम रही है वन यूथ के तौर। इसी की एक ऑफ शूट है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन थ्योरी। डिफ्यूजन थ्योरी ये कहती है इट इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस व्हिच मींस that states that hypothesis states that cultural differences will be rendered irrelevant in due course of time, that homogeny among societies is inevitable. इनका सिंपल मतलब ये था कि जो अंडर डेवलप्ड नेशंस है उनका कसूर ये है, वो अंडर डेवलप इसलिए रह गए कि वो अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेंस ऑफ बीइंग डिफरेंट पर बड़ा ज्यादा नाज करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, हमारे जैसे बन जाओ, बड़े आदमी बन जाओगे, इसका मतलब ये है कि दुनिया के सारे शहर एक दिन तक जाके शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस ही नजर आएंगे दुनिया में। अगर ये ऐसा बनने को तैयार हो तो तुम लोग पूरी दिनों में या सालों में डेवलप हो जाओगे, तो कन्वर्ज हो जाएगी स्ट्रक्चर भी अपनी एसेंस में। हर पहला शहर दूसरे शहर जैसा नजर आ रहा होगा। कल्चर डिफरेंस जितने होंगे उतना ही आपके लिए, इसको कहने का मतलब है सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कल्चर को एक बर्डन कंसिडर किया जाता है इस थ्योरी के मुताबिक। वो कहते हैं कि ये वो चीज है जिसकी वजह से जिसने पीछे रखा हुआ है। So accompanying that economic model, economic development would be a shift to modern attitudes and beliefs and a change in such institutions as family and kinship system. So जैसे फर्ज करो हमारे यहाँ joint family system है, ये यहाँ चाइना में है, यहाँ दुनिया के और खितों में है, इंडिया में। तो ये फॉरन कहेंगे देखो तुम लोग की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा मसला ये है, हमने तरक्की कैसे की, हमारी तरफ देखो, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली है। मैं कहूँगा नहीं है, कहेंगे बस फैमिली तोड़ो, सबसे पहले फैमिली तोड़ो, न्यूक्लियर करो, न्यूक्लियर भी है तो सिंगल पेरेंट करो, सिंगल पेरेंट है तो और ब्ला ब्ला ब्ला। तो असल में तुम लोगों का मसला ये है कि तुम लोग अभी हम जैसे नहीं बने, इसलिए तरक्की नहीं कर रहे। ये है इसकी डेवलपमेंट थ्योरी, डिसीजन थ्योरी या कन्वर्जन हाइपोथेसिस की सबसे बेसिक असम्पशन कि असल में जो डेवलपमेंट है वो अमेरिका है, वो यूरोप है। अगर दुनिया में डेवलप होना है तो इंस्टीट्यूशन भी हम जैसे हो, फैमिली स्ट्रक्चर भी हम जैसा हो, यार सोशल ट्रांजैक्शन पैटर्न हम जैसे हो, तब जाके तुम लोग डेवलप होगे। इसकी एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है, वो विद इन वेस्टर्न एकेडेमिया ही पैदा हुई है, लेकिन अब सारे दुनिया में उसको ओन कर रहे हैं। उसको हम कहते हैं पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी। वो आपकी किताब में नहीं है लेकिन मैं जाते जाते बता देता हूँ, मैं खुद भी उसी लाइन पे अपना काम करने की कोशिश करता हूँ कि हम कहते हैं कि बेसिकली तो बात तुम लोग भूल गए हो, व्हाट डज इट मीन टू बी ह्यूमन। ये सवाल अपने आप में अभी तक सेटल नहीं हुआ। ये सवाल दो इंसानों में सेटल नहीं हो सका आज तक, दो लोगों में व्हाट डज इट मीन टू बी ह्यूमन का एक जवाब नहीं है। तो तुम बहुत बड़ी जंप कर रहे हो कि तुम दो खितों में नहीं, दो कंट्रीज में जाकर तुम ये कह रहे हो कि वन मॉडल फिट्स ऑल टेक्नोलॉजी इज a very uncomplicated, crude, simplistic, monotonous, homogeneous picture of human complexity. तुम इंसान को मशीन बनाने के चक्कर में तुम लोग असल में इंसान को समझने के हाल में नहीं आए हो। और ये सेंस ऑफ एरोगेंस से पैदा होने वाली, सेंस ऑफ कॉलोनाइजेशन से पैदा होने वाली खास तरह की वाइट मैन बर्डन की तस्वीर हो सकती है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब एपिस्टेमोलॉजिकली इसको काफी हद तक चैलेंज किया जा चुका है। यार वो जाहिर है इस क्लास का मैंडेट नहीं है उसकी डिटेल में क्या दूं, लेकिन ये बता दूं कि डेवलपमेंट थ्योरी पर अच्छी खासी क्रिटिक अब तक दुनिया में आ चुकी है। सो नेक्स्ट स्टॉप जो थ्योरेटिकली आता है ये अब 60-70s के दौर में आ गए। 70s-80s के दौर में एक साहब हैं आंद्रे गुंडर फ्रांक। फ्रांक का नाम आपकी किताब में भी है। जो लोग, अगेन मैं कह रहा हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह की डिबेट्स में कि दुनिया में कैसे कैसे लोगों ने चैलेंज किया है इस खास पर्सपेक्टिव को, वो आंद्रे गुंडर फ्रांक का काम जरूर पढ़े। इसके साथ एक साहब है मैनुअल वॉलस्टाइन है शायद, किताब में इसका जिक्र है, सिर्फ जाते जाते उसने मेंशन किया। इसकी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, वो शायद मैं अगले लेक्चर में कवर भी करूंगा कुछ उस पर, और इसमें डिटेल में बात की थी। अच्छा, इन लोगों ने थ्योरी दी। अब देखो बेसिक थीसिस क्या मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का, आपको रिकैप करने के लिए कह रहा हूँ कि वर्ल्ड सिस्टम, इनका ख्याल ये है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी वालों को कि दुनिया इसलिए तरक्की नहीं करी क्योंकि वो हम जैसे नहीं हुए। जैसे हम बड़े हुए हैं वैसे बड़े होने के लिए मान जाओ, फिर हम जैसे हो जाओ तो तुम लोगों की भी तरक्की हो जाएगी। इस बात को फ्रांक ने और वॉलस्टाइन ने बड़ा डीपली एनालाइज किया। उन्होंने कहा कि अरे भाई बड़ा धोखा दे रहे हो तुम दुनिया को। और वो धोखा तुम ये दे रहे हो कि तुम करते क्या हो कि तुम अपनी खाम माल लेते हो छोटे मुल्कों से, फिनिश प्रोडक्ट खुद पैदा करते हो और फिर बेचते हो उन छोटे मुल्कों को। तो
तुम लोगों ने तो उनको, वही बात है, कंपटीशन का मतलब है कि सबको एक स्टार्ट लाइन सेम मिले, वो तो दी नहीं तुम्हारे लिए। ये छोटे मुल्क, ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज असल में एक एक्सकेवेशन साइट्स हैं जहां से जाके तुम अपना रॉ मटेरियल हासिल करते हो। दे नेवर हैड कंट्रोल ओवर देयर ओन रिसोर्सेज, दे आर डिपेंडेंट अपॉन योर इकोनॉमीज टू ग्रो। तो लिहाजा इन्होंने पूरी थ्योरी दी जिसका नाम है डिपेंडेंसी थ्योरी। ये डेवलपमेंट स्टडीज में अगेन बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है, ये बड़ी प्यारी बड़ी डिटेल थ्योरी है, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन फ्रांक argued that Western nations modernized by exploiting other nations, and that continued exploitation prevent less developed nations from becoming fully modernized. So the now the developed countries were never underdeveloped, though they may have been undeveloped. कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा अच्छी पोस्ट डेवलपमेंट, अगेन ये पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी कहा जा सकता है। वो ये बात करती हैं कि ये जो डी कॉलोनियल टर्न है ना, अब ये और एक कहानी है, जाहिर है इसका सारी क्लास से ताल्लुक नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि डी कॉलोनियल थ्योरी के लोगों का ख्याल है कि असल में जो कहानी है वो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जैसी हमें हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ाई गई है। असल कहानी ये है कि अमेरिका की ग्रोथ हुई, अमेरिका के बड़े बनने में, यूरोप के बड़े बनने में इस बात का रोल कम है कि वहाँ इंडस्ट्री लग गई थी, इस बात का रोल ज्यादा है कि उन्होंने कॉलोनाइजेशन के थ्रू, स्लेवरी के थ्रू अपनी इकोनॉमीज को सस्टेन किया। अगर उसी पीरियड में जो 16th सेंचुरी 17 18 सेंचुरी में वही सारी इंडस्ट्री इनको पेड लेबर के साथ देनी पड़ती, या एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी का शिफ्ट पेड लेबर के साथ करना पड़ता, तो कभी भी ये मुल्क तरक्की ना कर सकते। तो असल में कहने का मतलब ये है कि वो जो उनकी तरक्की है जिसकी वजह से वो दुनिया पे आज बड़े फन्ने खान बने फिरते हैं, उसकी असल जिम्मेदारी उनकी कोई अपना हार्डवर्क नहीं है। डिपेंडेंसी कहेगी कि असल कहानी है कि तुम लोगों ने बाकी नेशंस को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, मैनिपुलेट किया है कॉलोनाइजेशन के थ्रू, स्लेवरी के थ्रू, थ्रू ऑल ब्रूटल मीन्स ऑफ गवर्नेंस। तो उस बेस पे तुम आज बड़े बनते फिरे हो। और आज के दौर में भी न्यू कॉलोनियल डायनामिक्स जो है सोसाइटीज की, पोस्ट कॉलोनियल कंडीशन में भी, these economies are absolutely dependent on your standards of growth. तुम लोग इनको खास तरह से ग्रो करने देते हो, तो फिर तुम इनको कहते हो कि ग्रो क्यों नहीं कर रहे, इनका कसूर है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी वालों ने ये फॉल्ट लाइन पकड़ी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की कि भाई असल मसला ये नहीं है कि वो ग्रो नहीं करना चाहते तुम लोगों की तरह, अव्वल तो ये मॉडल ही गलत है कि तुम लोगों की तरह ग्रो करेंगे तो ग्रोथ है। अगर इसमें उनको एक मिनट को इस मॉडल को ठीक भी मान लें तो भाई तुम लोगों ने उनके पैरों में बेड़ियां ऐसी डाल दी हैं इस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम की कि वो कभी भी तुम लोगों की उस तक मैच नहीं कर पाएंगे इकोनॉमिक में क्या भी लोग ब्रिलियंस तक, क्योंकि दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन योर इकोनॉमीज एंड फ्रैंकली यू आर डिपेंडेंट ऑन देयर इकोनॉमीज। तुम लोग उनको अपने रॉ मटेरियल एक्सकेवेशन साइट्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो। So from Frank's point, yeah, from dependency theory's point, development for some is underdevelopment for others. It's the development of underdevelopment. Simple है. So basically, you are simply sucking their resources without paying the due share to them. Dependency theory ने इस एक चीज को हमारे सामने लाया. In essence, dependency theory argues that the development of modern industrial countries is enhanced by and in turn impedes the development of less developed countries. I cannot emphasize it more that असल में वो कहते हैं this game is rigged. The rules of the game are actually in the favor of these developed economies anyways, even if they end up giving charity and aid and through funds, donations, IMF. In a way, वो कहते हैं कि even the constitutions like IMF and World Bank are those machines that these countries or these economies or these mega countries have put in place to keep them in check. Through austerity measures, through these things, you keep their economies in check. तुम लोग कहते हैं आपको एड दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, लगे एक मॉडल भी नहीं है पिछले 60 इयर्स की हिस्ट्री में ऐसी कंट्री जिसने डोनेशंस या फंड्स पे इन्हिसार किया हो और आज वो दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी बन गया। दो मिसालें इस केस में दी जाती हैं, लेकिन दोनों प्रॉब्लमेटिक हैं, एक ब्राजील और एक साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और ब्राजील का बिल्कुल एक सिनेरियो डिफरेंट है, लेकिन जो डेवलपिंग मुल्क है जैसे अफ्रीका की कोई मुल्क हो गए, एशिया के कोई मुल्क हो गए, हम जैसे इलाके हो गए, यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि डोनेशन के थ्रू कोई मसला हुआ। बल्कि होता ये कि एट द एंड ऑफ द डे डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज मॉनिटर्ड थ्रू डेवलपमेंट। इसमें मेरा एक आई हैव रिटन आर्टिकल, शायद कुछ महीनों तक वो आ जाए मार्केट में, पब्लिश हो जाए, तो फिर मैं अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हुए तो तब भेजूंगा, लिंक पढ़ लेना। मैंने भी इस कॉन्सेप्ट को किसी तरह क्रिटिक करने की कोशिश की है कि डेवलपमेंट के साथ मसले क्या हैं, इसने क्या
what exactly it tried to do or why it has not delivered. So dependency theory makes a very good sense. How this whole system is working is inherently biased, inherently problematic in so many ways. So भाईजान आज यहीं तक रखते हैं, ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ लेंगे, 17, 18, 19, 20 पेजेस बनते हैं आपके ऑलमोस्ट इस चैप्टर के। आगे वाली डिटेल में आप जो अभी तक डिपेंडेंसी थ्योरी हुई है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, डेवलपमेंट थ्योरी है, इन तीनों के पर्सपेक्टिव में इसने जहाँ नीचे जाके डिकोड किया है, ऑर्गेनाइजेशन पर इसके क्या असर हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखते हैं इसके अंदर रहते हुए, उस पर बात हुई। थैंक यू सो मच guys, and yeah, sorry again. I'll try to keep it now regular. Have a good day and see you around. Hopefully. Okay, stop share and ciao.